बजट यात्रा के लखनऊ चैप्टर में हम आए हैं सुनील जॉली जी से बात करने के लिए, जो कि डेन नेटवर्क्स के डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ उन्होंने जॉली हॉस्पिटैलिटी और जॉली वेयर हाउसिंग के अतिरिक्त अपने आप को फोरे किया है इन दो अलग बिजनेसेस में भी। तो सर, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप एक बिजनेसमैन हैं लखनऊ में, तो लखनऊ जैसे शहर में फिलहाल बिजनेस को लेकर मूड कैसा चल रहा है व्यापारियों का? लखनऊ में बिज़नेस को लेके जो व्यापारी हैं बहुत एंथुसियास्ट हैं। बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है वो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत उत्साहित हैं सारे व्यापारी और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज की डेट में कैपिटल अरेंज करना आज बैंक के साथ जितना भी ईजी हो गया है, तो लोगों में उत्साह बहुत है। सर, इसके अलावा जैसा कि हमने जाना आपसे कि आपने हॉस्पिटैलिटी और वेयर हाउसिंग में भी फोरे किया है, आपने अब का वक्त ही क्यों चुना? ऐसी क्या पॉलिसीज या रिसोर्सेज हैं इस वक्त स्टेट में जिसके बाद आपको लगा कि हाँ, ये फेवरेबल टाइम है कि ये भी शुरू किया जाए? हाँ, ये देखिए, इस गवर्नमेंट की इस समय पॉलिसीज़ तो हैं। लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी भी आई हुई है। एक 2018 में लॉजिस्टिक पॉलिसी थी, एक 2022 में भी है। उसमें इंसेंटिव्स भी हैं और हॉस्पिटैलिटी के लिए भी गवर्नमेंट इस समय बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है, उसमें इंसेंटिव्स अलाउ कर रही है, जिसकी वजह से मेरा रुझान इस तरफ आया। सर, वेयर हाउसिंग की बात करें तो इस वक्त क्या क्विक कॉमर्स की राइज की वजह से ये माहौल बना है, और जैसे जेप्टो, मीशो, ये अलग अलग तरह के ऐप्स हैं, क्या इसका कुछ फायदा यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे लखनऊ के बिजनेसमैन को भी हो रहा है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से डिजिटल करेंसी का आया, उस तरह से फास्ट मूवमेंट आया। जब फास्ट मूवमेंट आया तो लोगों को जल्दी प्रोडक्ट चाहिए तो डार्क स्टोर्स बनने लगे। अब डार्क स्टोर्स बन के डार्क स्टोर्स को पीछे से फुलफिलमेंट कहाँ से आएगा? उसके लिए बड़ा वेयर हाउस चाहिए जहाँ सब कुछ अवेलेबल हो, और वो वहाँ से इस तरह से वेयर हाउसिंग की तरफ मेरा इंटरेस्ट है। वेयर हाउसिंग की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और भी है, जब आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हैं तो वो लाखों की तादाद में होते हैं। लखनऊ में आज 10.5 लाख आर्टिकल रोज प्रोसेस होता है। 10.5 लाख में से 3.5 लाख मेरे वेयर हाउस में होता है। वहाँ पर एक सॉर्टिंग सेंटर लगाया है कंपनी ने। जब वो सारे ऑर्डर्स आते हैं, वो सॉर्टिंग के ऊपर पिन कोड के हिसाब से सॉर्ट कर दिए जाते हैं। जो बॉम्बे जाना है बॉम्बे जाता है, जो लखनऊ में डिलीवर होना है। तो जितनी जल्दी डिलीवरी होगा, जितनी जल्दी फास्ट मूवमेंट होगा, जो गवर्नमेंट का अपनी इकॉनमी को बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ा बूस्ट है, वो इसी से मिलेगा। जितनी जल्दी तेज़ काम होगा, उतनी जल्दी ही वो हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो ये वेयर हाउसिंग का बहुत बड़ा उसके लिए रोल है, तभी ये संभव है, और अच्छे वेयर हाउसेस। सर, अगर हॉस्पिटैलिटी की बात करी जाए, फिलहाल सरकार ये भी चाहती है कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले। वो रिलीजियस टूरिज्म तो यूपी में काफ़ी टाइम से राम मंदिर की स्थापना और कुंभ मेले की वजह से हुआ है, लेकिन सरकार ये भी चाहती है कि नॉन रिलीजियस टूरिज्म भी बढ़े। तो आप इस वक्त इकोसिस्टम कैसा मान रहे हैं कि हॉस्पिटैलिटी के लिए कैसा टाइम है? क्या आपको कस्टमर डिमांड नज़र आ रही है? क्या कनेक्टिविटी का कुछ फ़ायदा हो रहा है? देखिए, ये सब बातें मिला के जो भी आपने बताया कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को इस समय बेनिफिट मिल रहा है, इस समय ज़रूरत है, बहुत अच्छे होटल्स की ज़रूरत है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। और यूपी के तो स्पेशली सभी शहरों में जितना टूरिज्म हेरिटेज भी बन रहा है और स्पिरिचुअल टूरिज्म भी बहुत बढ़ रहा है, तो लोगों में जागरूकता आ रही है। लोग और जानना चाहते हैं, अपनी रूट्स को जानना चाहते हैं, तो वो ट्रेवल भी करना चाह रहे हैं। इसलिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत तो है। सर, अब अगर मैं एक एक करके आपसे पूछूं हॉस्पिटैलिटी को लेकर, इस वक्त अभी यूनियन बजट आने वाला है, 1 फेब को वित्त मंत्री आगे रखेंगे अपनी अनाउंसमेंट्स। आपको क्या लगता है, बिलोंगिंग टू अ सिटी लाइक उत्तर प्रदेश, यहाँ के बिजनेसमैन को जो हॉस्पिटैलिटी में फोरे कर रहा है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या महसूस होता है आपको? मैम, मैं इसमें हॉस्पिटैलिटी के लिए आपने पूछा, मैं इसमें हॉस्पिटैलिटी को वेयर हाउस दोनों के बारे में बोलूँगा, बिकॉज दोनों ही सर्विस इंडस्ट्रीज से और दोनों ही इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें मैम हम लोग जब ये प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, उसमें जो जीएसटी पे करते हैं वो हम लोग कैपिटलाइज करते हैं, और फिर उसके बेनिफिट कंपनी को मिलता है आप जब डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक हैं तो ब्याज भी बहुत है इनके ऊपर। अगर ये जीएसटी इनपुट में मिल जाए और उसको यूज़ करने की सुविधा मिल जाए, तो कैश फ्लो बेटर हो जाएगा इन कंपनी में स्ट्रेस कम हो जाएगा। बहुत सही कहा आपने। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।
सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पिछले 35 साल से आपने बताया आप ऑपरेटिंग बिजनेस में हैं। आपने किस तरह के बदलाव इतने सालों में देखे हैं इस बिजनेस में शहर में होते हुए? मैंने ये देखा जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया था तो इसको कोई भी रिकग्निशन नहीं मिलता था किसी, ना गवर्नमेंट से ना पब्लिक से। लोगों को लगता था पता नहीं ये क्या चीज़ है। धीरे धीरे चेंज आना शुरू हुआ, लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस समझी। जब न्यूज़ चैनल्स इंट्रोड्यूस हुए तो लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस समझनी शुरू हुई। पहले तो केवल इंटरटेनमेंट था और म्यूज़िक था, ऐसे ही चलता रहा। फिर 2007 से डिस्टिलेशन का हम लोग ने प्रोसेस स्टार्ट किया। 2013 में गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया डिस्टिलेशन का, हम लोग पूरा 100% डिजिटल हो गए। चेंजेस होते रहे और रिकॉग्निशन मिलता रहा हम लोग को। बात की जाए सस्टेन करने की, आगे भी देखिए ओटीटी तो बढ़ने ही वाला है और भी टेक्नोलॉजी आती रहेगी। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए आपको इस इंडस्ट्री को सही से सस्टेन करने के लिए क्या डिमांड्स या क्या उम्मीद नज़र आती है कि हाँ, अगर बजट आने वाला है तो सरकार ये चीज़ें कर दे या ये चीज़ें सोच दे तो बेहतर हो जाएगा थोड़ा? इसमें एक तो गवर्नमेंट ने जो एक्चुअल में बहुत सारे ऑपरेटर ऐसे हैं जो छोटे साइज़ के हैं और स्क्रेटेड एरिया है। तो जो गवर्नमेंट ने डिजिटल का लाइसेंस फीस 1 लाख रखी हुई है, उसको कम करना चाहिए, एरिया वाइज करना चाहिए, ऑल इंडिया नहीं देना चाहिए, उसको कर देना चाहिए। जिसको ऑल इंडिया लेना हो 1 लाख रुपए पे करे। जिसने स्टेट वाइज जैसे टेलीकॉम में है सर्किल के हिसाब से डिसाइड कर देना चाहिए कि किसी ने के लिए एक सिटी में चलाना है। जैसे इंटरनेट में भी है कि अगर आपने एक सिटी में चलाना है तो आपकी लाइसेंस फीस बहुत नॉमिनल है, और यूपी स्टेट करना है तो फीस ज़्यादा है, और ऑल इंडिया करना है तो फीस और ज़्यादा है। तो उसी तरह से केबल टीवी में भी करना चाहिए। जो फीस है वो कितने एरिया में वो ऑपरेटर वर्क करना चाहता है उसके हिसाब से डिसाइड होनी चाहिए। फिलहाल किस बेसिस पे डिसाइडेड है? अभी ऑल इंडिया है, सिंगल लाइसेंस है 1 लाख रुपए का। लेकिन आप इतना यूज़ ही नहीं करते जितना आप लाइसेंस दे रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, जैसे जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं ऑपरेटिंग बिजनेस में, आई एम श्योर वो अपने साथ बहुत बड़ा कैपिटल लेके आते होंगे, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की कुव्वत रखते होंगे। अब ऐसे टाइम पे क्या एक कंसोलिडेशन का प्रेशर आता है कि आप मिल जाइए बड़े कॉर्पोरेट के साथ? प्रेशर तो आता है, लेकिन जो चीज़ जितनी कॉर्पोरेट जो है उसके पास फंडिंग तो बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, टीम होती है। लेकिन वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तब तक जैसे आईपीटीवी को लें, अभी तक किसी भी ऑर्गेनाइज एमएसओ ने आईपीटीवी स्टार्ट नहीं किया है, जबकि हम लोग को करते हुए 5 साल हो रहे हैं। इसके बारे में आप दर्शकों को बताएंगे कि ये क्या है और क्यों महत्व है इसका? ये जैसे पहले एनालॉग में केबल टीवी था, फिर डिजिटल हुआ, इसी तरीके से अब ये आईपीटीवी में है। ये जैसे ओटीटी चलता है उसी तरीके से आईपीटीवी चलता है। जो टेक सेवी है उनको वो फीचर सूट करते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हैं और देखना स्टार्ट कर देते हैं ऑनलाइन पे करके। तो आपका ये मानना है कि इम्प्लीमेंटेशन तो आज भी रीजनल जो ऑपरेटर है वही कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी चेंजेस हैं और जो रीजनल ऑपरेटर है वो ज़्यादा स्पीड से काम कर रहा है। ऑर्गेनाइज एमएसओ जो है नॉर्मली आज भी डिजिटल पे 300 के करीब चैनल चला रहे हैं, और जो इंडिपेंडेंट्स एमएसओ हैं वो 500-600 चैनल चला रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा प्रेशर है, केवल बस ब्रांड का प्रेशर होता है, ब्रांड नेम का। इसके अलावा कोई प्रेशर नहीं है ग्राउंड पे। समझ गए सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ हैं एक बहुत स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है अंकुर शर्मा, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं वेल्थ बीज कंपनी के। यहाँ पर वेल्थ प्रोडक्ट्स और वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में वो लोगों को बताते भी हैं और वो प्रोडक्ट्स लोगों तक लेके भी जाते हैं। अब ये सारी सर्विसेज जब भी हम सोचते हैं अपने दिमाग में तो मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों की इमेज बन जाती है, मगर एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने अपनी जगह लखनऊ शहर में बनाई है। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल है आपसे कि आप को कहाँ से ये आइडिया आया कि ठीक है हम वेल्थ प्रोडक्ट्स बनाएंगे और लोगों को देंगे, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसका मार्केट कैसा है लखनऊ में और आपका काम अभी तक कैसा रहा है? देखिए, हम लोग एक्स बैंकर हैं। हम लोग ने कुछ अराउंड 16-17 साल बैंकों में काम किया है, एंड उसके बाद काम करते करते हम लोगों ने 1-2 साल बीच में सोचा कि क्यों ना अपना काम किया जाए, एंड उसी दौरान हम लोग के दिमाग में आइडिया आया कि हम लोग ये अपनी वेल्थ कंपनी स्टार्ट करते हैं। इन 2019 हमने अपना वेल्थ सेटअप स्टार्ट किया, मैं और मेरे 2 दोस्त, जिन्होंने ये प्लान किया कि हम लोग अपना बैंक का काम छोड़ के अपना स्टार्टअप करते हैं। तो 2019 से 2026 तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा है। हम लोग प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग एम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वी डू नॉट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा सफ़र रहा है। 2019 से 2026 तक हम कुछ 500 करोड़ से ऊपर जो फंड्स हैं वो मैनेज करते हैं लोगों के लिए, उनको एडवाइस करते हैं डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पे, उनके टैक्सेशन पे उनको एडवाइस करते हैं, और उसी तरीके से हम उनको अवेयरनेस देते हैं कि फाइनेंस में किस तरीके से कहाँ पे चीज़ें कर पाएँ।
सर इसके अलावा जैसे आपका खुद का स्थापित किया हुआ काम है, इसके अलावा लखनऊ में ऐसे और भी लोग होंगे आपके सेक्टर में भी और बाकी सेक्टर्स में भी, और अब यूनियन बजट आने वाला है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहती थी लखनऊ के माहौल के हिसाब से यूनियन बजट से क्या आशा है कि सरकार क्या करे? देखिए, यूनियन बजट से लखनऊ को नहीं पूरे देश को ही आशा है। मेरा ये मानना है कि जो आपकी टैक्स रिलीफ है, हो सकता है कुछ मिडिल क्लास के लिए टैक्स रिलीफ आए, इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब क्रिएशन पे बातें होंगी, एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेक्टर्स पे भी बात होगी, एंड आखिरी में हेल्थ केयर और जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा बातें होंगी। मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें बैलेंस करते हुए बहुत अच्छा बजट आने वाला है इस बार। जी बिल्कुल सर। सर इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बहुत ज़्यादा बाकी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट की और सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने की पहल चल रही है। क्या इस सारी चीज़ों का कुछ फ़ायदा आप लोग यहाँ के बिजनेसेस पे और उद्योगों पे देख रहे हैं? देखिए, जब भी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम होता है, जिस प्रकार से हमारे इंडिया में ही हो रहा है, लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं या लखनऊ की बात करूं, तो जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप पुश देखते हैं या देख रहे होंगे, जिस तरीके से सड़कें हो गई हैं, जिस तरीके से कम्युनिकेशन हो गई चीज़ें, तो ट्रैवल बढ़ता जा रहा है लोगों का। ट्रैवल बढ़ने की वजह से क्या है कि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो लोग ट्रैवल करेंगे और आपके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। चाहे वो आप अयोध्या की बात करें, चाहे बनारस की बात करें, या यूपी में आप पर से कहीं की बात करें, तो सड़कों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आपका मैन्युफैक्चरिंग से लेकर चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जी सर बिल्कुल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। बजट यात्रा में अब हम लखनऊ में टूरिज्म को समझने के लिए आ गए हैं। इसे समझने के लिए हम बात करेंगे हिना शिराज जी से, जो कि शिराज टूर्स की डायरेक्टर भी हैं और इसके साथ साथ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चैप्टर की चेयरपर्सन भी हैं। तो मैम पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैम आप यहाँ पे काफ़ी सालों से ट्रैवलिंग की इंडस्ट्री को देख रही हैं, टूरिज्म को बढ़ते घटते देख रही हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि कोविड के बाद से सेक्टर कैसे बदला है और इस वक्त इंडस्ट्री का क्या हाल है? सेक्टर यू कैन से ये शायद ऐसा सेक्टर है जिसमें एक ज़बरदस्त उछाल आया है एंड वी कैन सी कि बहुत ज़्यादा बूम है इस सेक्टर में। अगर हम खाली उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ना केवल इनबाउंड सेक्टर बढ़ा है बल्कि आउटबाउंड में भी हम उतनी ही तेज़ी देख रहे हैं कि लोगों को ट्रैवल करना पसंद है। मैम आप देख रही होंगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा जा रहा है, कि कनेक्टिविटी भी अच्छी आ रही है, इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, इसके साथ साथ कई सारे नए डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल राम मंदिर की स्थापना हुई थी, कुंभ का मेला हुआ था, उसके लिए कई सारी तैयारियां हुई थी। इसकी वजह से आप देख रही हैं कि कुछ और भी एक इकोनॉमी बनती जा रही है टूरिज्म के आसपास, लोगों को जॉब मिल रही है, लोग नया काम शुरू कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल टूरिज्म सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि इकोनॉमी ग्रोथ में स्टेट के बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है और आई थिंक कर रहा ही है। बिकॉज जब से राम मंदिर की स्थापना हुई है हम देख रहे हैं कि हमारा एनआरआई सेक्टर तो आ ही रहा है दर्शन के लिए, पर बहुत से साउथ इंडिया एंड पैन इंडिया से लोग आ रहे हैं एंड कॉन्टिन्यूस वहाँ के जो होटल्स हैं वो सोल्ड आउट रहते हैं और वहाँ पर जगह नहीं मिलती है। प्लस जो राम मंदिर के लिए आ रहा है दर्शन के लिए, वो सिर्फ राम मंदिर के लिए ही नहीं आ रहा है, वो लखनऊ में आके कुजीन्स भी ट्राई करेगा तो होटल इंडस्ट्री को बूम मिल रहा है, वो शॉपिंग भी करता है, वो कल्चरल जो हेरिटेज साइट है जैसे इमामबाड़ा है, रेजिडेंसी है, वो वहाँ भी जाता है, तो गाइड्स को भी रोजगार मिल रहा है। तो खाली ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म ही यूपी में ग्रोथ ले रहा है। मैम ये तो पॉजिटिव्स हो गए, इसके अलावा क्या इंडस्ट्री की कोई मांग है कि अब बजट भी आने वाला है कि सरकार को ये पॉलिसी बनानी चाहिए, ये एक नई चीज़ लानी चाहिए कि लखनऊ में इस हिसाब से शायद इंडस्ट्री के लिए भी बेटर होगा, लोग ज़्यादा आएंगे? हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई भी इंडस्ट्री बूम करती है तो आपको पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहेंगे कि हम टूरिज्म इंडस्ट्री ज्वाइन करें। सो आई थिंक गवर्नमेंट शुड मेक इट मैंडेटरी, जैसे और दूसरी इंडस्ट्रीज में भी है कि अगर टूरिज्म इंडस्ट्री में आपको काम करना है तो यू शुड बी ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू शुड बी आईटा, यू शुड बी रिलेटेड टू एनी एसोसिएशन, चाहे जैसे हमारा टाई है ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो यू शुड बी एसोसिएट बिकॉज उसके अंडर में वही लोग अथराइज्ड और एसोसिएटेड हैं जो ट्रेंड हैं, जो स्किल्ड हैं। ये नहीं कि कोई भी उठा के काम करना चालू कर दे। प्लस जैसे लखनऊ इज़ अ हब ऑफ growing hub of the
इंटरनेशनल फ्लाइट्स विच आर कमिंग टू लखनऊ। तो अभी हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, हम देखते हैं कि हमारा साउथ ईस्ट एशिया से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, प्लस कुछ और इंटरनेशनल सेक्टर्स आने वाले हैं 2026 में, हम देखेंगे। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर ग्रीन चैनल एट द एयरपोर्ट, विच वी हैव ऑलरेडी टॉक टू द यूपी टूरिज्म पीपल, दैट एक ग्रीन चैनल हमारा वहाँ पर होना चाहिए, बिकॉज जो टूरिस्ट हैं और जो काम करने के लिए लखनऊ से बाहर जाते हैं, लेबर क्लास है, उन सबको एक ही लाइन में खड़ा करके, और जो हमारे NRI ट्रैवलर्स आ रहे हैं फॉर दर्शन एंड फॉर अदर थिंग्स, तो उन सबको एक ही लाइन में खड़ा करके वो बहुत एक क्योस सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, 1-2 घंटे लग मतलब हाफ एन आवर 1 घंटा लग जाता है हमारा। इसकी वजह से आप पे इम्पैक्ट पड़ रहा है? हाँ, इसकी वजह से इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि लोगों को लगता है कि चलो हम दिल्ली उतर के देन वी विल फ्लाई डाउन टू लखनऊ, बट लखनऊ का एयरपोर्ट इतना अच्छा बना है कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन इज़ वेरी नाइस। तो अगर लोग लखनऊ आएंगे, लखनऊ में रहेंगे और लखनऊ के एडजॉइनिंग सिटीज़ में जाना प्रेफर करेंगे, तो आई थिंक उत्तर प्रदेश का टूरिज्म और बढ़ेगा, इंस्टेड ऑफ कमिंग टू दिल्ली एंड देन कमिंग टू लखनऊ, एंड इट विल टेक सेव टाइम ऑल्सो। इसके अलावा भी अगर हम एयरपोर्ट वाले जो टूरिस्ट हैं जो कि फ्लाई करके आ रहे हैं, उनको एक सेकंड के लिए अगर उनके अलावा भी देखें, तो बहुत सारे एयरपोर्ट्स यूपी में अभी बनने लगे हैं, नए नए उद्घाटन भी होने लगे हैं, अभी नोएडा का भी हो जाएगा। हाँ। तो क्या उसकी वजह से भी बाय रोड आने वाले लोग भी बढ़ गए होंगे? बाय रोड कनेक्शंस हमारे अदर स्टेट जैसे दिल्ली से बहुत अच्छा है, और भी अदर स्टेट से अच्छा है, तो जिनको ड्राइव करना अच्छा लगता है वो ड्राइव करना ही प्रेफर करते हैं अगर शॉर्ट वीकेंड के लिए आ रहे हैं। अदरवाइज हमारे पास ट्रेन की कनेक्शन बहुत अच्छी है, हमारे पास फ्लाइट की कनेक्शन बहुत अच्छी है सारे स्टेट से। कुछ ही स्टेट है जिनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, सो आई विल रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट के उस पर भी काम करे और यूपी का कनेक्शन जो है वो सारे स्टेट से डायरेक्ट कर दे। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। सो वेलकम टू ET नाउ एंड ET नाउ स्वदेश। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए कैन यू प्लीज़ टेल कि आप एसोसिएशन से कब से जुड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ अभी उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में बिजनेस का क्या सीन चल रहा है, यहाँ पे कैसा मूड है व्यापारियों का? मैं दिनेश गोयल, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन में प्रेजेंट मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं 1987 से इस एसोसिएशन से जुड़ा हुआ और मैंने अलग अलग पदों पे इसमें काम किया, और मुझे लगा कि यहाँ पर MSME की अभी भी चैलेंजेस बहुत बाकी हैं, लेकिन बदलते परिवेश में जिस तरह की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स आ रहे हैं, हमें लगता है कि हमारे चैलेंजेस बिजनेस ग्रोथ पे ज़्यादा चले गए हैं। अब हमें व्यापार की आवश्यकता है। अब तक तो हम लोग अपनी सुरक्षा और तरह की प्रॉब्लम्स में जुड़ते रहते थे। अब हमें बिजनेस ग्रोथ की बात करनी है, और यही नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जिसमें उन्होंने विकसित भारत की बात 2047 तक कही है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो आज का हमारा स्तर है उससे हम 7 से 8 गुना अपना ग्रोथ लें, तब जाके देश का ग्रोथ जो है 7 से 8 गुना होगा। सर, जैसे कि अभी सर ने बताया कि MSMEs को लेके भी कई सारे चैलेंजेस हैं, और जो यूनियन बजट हर साल आता है वो MSME और छोटे बिजनेसेस के लिए हमेशा कोई ना कोई इंसेंटिव्स लेके ही आता है। तो सर पहले आप अपना सेक्टर बताइए और हमें बताइए किस तरह के चैलेंजेस हैं और क्या और मदद कर सकती है सरकार? मैं अवधेश कुमार अग्रवाल। तो जैसा आपने जो क्वेश्चन रेज किया है, निस्संदेह गवर्नमेंट की पॉलिसीज MSME सेक्टर के लिए रेगुलरली जो है ना वो आती रहती है, बट फिर भी माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए करंट सिनेरियो में बिजनेस करना थोड़ा कठिन सा हो गया है। इसलिए IIA की इच्छा ये होती है कि टाइम टू टाइम पे हम डिफरेंट एक्सपो के माध्यम से, जैसे ये फूड एक्सपो हो रहा है हमारा, अभी नेक्स्ट मंथ हमारा सोलर का हो रहा है, इसके पहले हम लोग टूरिज्म का एक्सपो किया, कि जो माइक्रो स्मॉल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनको अपनी ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के, अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ उस पर और करें, उसका एक मौका देने की कोशिश करते हैं। उसी श्रेणी में हम लोगों ने ये एक्सपो ऑर्गेनाइज किया। सर, अगर चैलेंजेस की स्पेशली बात करें तो क्या क्या चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स हैं और क्या उनकी रिलीफ चाहिए? चैलेंजेस देखिए, लार्ज इंडस्ट्रीज से कम्पीट जो है ना वो थोड़ा सा आप डिफरेंट तरीके से करना पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज में वो आपको फैसिलिटीज़ तो दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आप उनको कम्पीट करने के लिए आप उनको वो नहीं दे रहे हैं, ऑप्शन नहीं दे रहे हैं उनके पास में। सपोज करिए अगर मैं गवर्नमेंट टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है या कोई भी और जो भी प्रतिभूति जमा होती है, कोई ओवरऑल टर्नओवर का क्लाज है या और क्लाज है, तो उसमें लार्ज इंडस्ट्री से कम्पीट करना पड़ता है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए वो संभव आज के दिन नहीं हो पाता है। तो उसमें थोड़ा सा जो है वो विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सर, इसके अलावा आपने भी देखा होगा कि अभी यूपी में काफ़ी ज़्यादा
इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ गया, कनेक्टिविटी भी बेहतर हो रही है। क्या इससे बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट आया है यहाँ पे? नहीं, बिजनेस पे डेफिनेटली इम्पैक्ट आया है, बढ़ रहा है, लेकिन जो स्तर आज हमारे प्रधानमंत्री हमसे अपेक्षा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वो स्तर अभी बाकी है और उस स्तर के पर लाने के लिए हमें और कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, जैसा हमारे अवधेश अग्रवाल जी ने भी बताया। तो हमें लगता है कि अगर हम इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव कर पाते हैं एमएसएमई खासतौर से, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। यही हार्डकोर लाइन है, इसमें हमें कंसल्टेंट्स की, नई टेक्नोलॉजी की और उससे रिलेटेड चीज़ों की ज़रूरत है। तो आपके बजट में जो आने वाला है उसमें हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उस सेक्टर्स में इंसेंटिव देगी, जैसे कैपिटल गुड्स में, यहीं पे बनाने में और कंसल्टेंट्स को डेवलप करने में, उनकी वेबसाइट्स वगैरह बनाकर उनको इंडस्ट्री से कनेक्ट करने में, इन पर ज़्यादा इंसेंटिव पर जोर देगी, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो सके। सर, इसके अलावा भी पिछला जो यूनियन बजट था उसमें यूनियन गवर्नमेंट ने एमएसएमईज को क्रेडिट ज़्यादा मिले इसके लिए कुछ घोषणाएं करी थी। अभी इस वक्त एमएसएमईज के लिए और स्मॉल बिजनेसेस के लिए यूपी में क्रेडिट उठाना कितना आसान है, मुश्किल है? नहीं, क्रेडिट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स डिक्लेयर करी थी, कुछ पॉलिसीज़ भी डिक्लेयर करी थी। पिछले बजट में गवर्नमेंट ने फुटवेयर के लिए भी एक पॉलिसी डिक्लेयर करी थी कि हम 6,000 करोड़ रुपये उसमें डालेंगे। यूपी गवर्नमेंट ने उसकी पॉलिसी निकाल दी है और एक फुटवेयर पॉलिसी अच्छी निकाली हुई है। तो गवर्नमेंट का डेफिनेटली एम तो यही है और जो 2047 का विजन है, उस विजन में भी हमको, अगर हम यूपी की बात करें आज 1 ट्रिलियन के बाद में अगर 2047 का विजन लेते हैं तो 6 ट्रिलियन है। दैट मीन्स कि 30 में हमको जो प्रोजेक्शन देना है वो 47 में 6 टाइम्स देना है और कहीं ना कहीं एमएसएमई का एक बहुत बड़ा रोल इसमें रहेगा। तो गवर्नमेंट एमएसएमई के बारे में सोच रही है, जैसे भी अध्यक्ष ने बताया कि थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाई है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में कुछ और अच्छी बेनिफिट्स गवर्नमेंट हम लोगों को देगी। क्या उसका फायदा हुआ था जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स बढ़ाई थी और क्रेडिट के लिए कार्ड वगैरह अवेलेबल करने की बात हुई थी? नहीं, डेफिनेटली सीजीएमएसएमई की लिमिट बढ़ा दी उन्होंने, उसको उसकी वजह से जो हमको फाइनेंस मिलता है विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी वो बढ़ गया है। बस उसको डाउन द लाइन इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है ताकि वो हैजल फ्री लोगों को मिल पाए, जो नीडी हैं, जिनकी ज़रूरत है, जिनके प्रोजेक्ट्स में पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो बैंक उसको आसानी से मुहैया कर पाए। इसकी और थोड़ी सी स्ट्रीमलाइनिंग की जरूरत है। गवर्नमेंट की पॉलिसी तो बहुत अच्छी है क्योंकि उसने 5 करोड़ तक सीजीएमएस फाइनेंस को कर दिया है, लिमिट्स बढ़ा दी हैं उसकी। सर, इसके अलावा भी कई और व्यापारियों से जिनसे हमने बात करी, उन्होंने कहा था लेबर की कभी कभी परेशानी आ जाती है कि अनस्किल्ड तो फिर भी कुछ हद तक मिल जाता है, लेकिन स्किल्ड लेबर की कई बार दिक्कत आती है, R&D में या कुछ ऐसी कोई कमी आपको महसूस होती है? देखिए, वैसे तो उत्तर प्रदेश में जो है, जो स्किल्ड लेवल की आप बात कर रहे हैं, उसमें सरकार भी काफ़ी मददगार है और आईआईए का मानना है कि अगर हम विकसित उत्तर प्रदेश की बात अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एकेडमिया और इंडस्ट्री कनेक्ट होना बहुत आवश्यक है और आईआईए इस पर बहुत काम कर रहा है। हम लोग आइमा के साथ मिल करके भी जगह जगह में पूरे उत्तर प्रदेश में जो है एक वर्कशॉप का आयोजन कर रहे हैं, जिससे काफ़ी जो है लोग शिक्षित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं यह आज की आवश्यकता भी है, क्योंकि अगर हम और देशों की बात करें तो वहाँ जो आउटपुट प्रोडक्शन में आ रहा है, जो क्लस्टर, जैसे चाइना की बात करें तो उन्होंने हर चीज़ के क्लस्टर एक एक जगह बना रखे हैं, तो हमें भी इस पे देखना पड़ेगा और सरकार भी सोच तो सरकार की यही है, नीयत और नीति दोनों सरकार की स्पष्ट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। हमारे इंडस्ट्री संगठन, खास करके मैं आईआईए की बात करूं तो हमारा उद्देश्य भी यही रहता है कि एमएसएमई के लिए सरकार के साथ हम एक एमएसएमई की एडवोकेसी भी करें और पॉजिटिव ढंग से जो है सरकार के पास उनकी समस्याओं को रखें, जिससे उसमें काम हो सके। मैं बेसिकली फूड इंडस्ट्री से हूँ, मैं रोलर फ्लोर मिल्स है मेरे उत्तर प्रदेश में, उससे बिलोंग करता हूँ। जी बिल्कुल। सर, अगर लेबर की फिर से हम बात करें तो क्या स्किल्ड लेबर में आपको लगता है कि कुछ कमी है? मैम, निसंदेह स्किल लेबर, अनस्किल्ड लेबर तो प्लेंटी ऑफ अवेलेबल है, लेकिन स्किल्ड लेबर एक्चुअल में प्रॉब्लम है एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ के लिए और वो नहीं मिल रहे हैं। जबकि सरकार की स्कीम्स आती हैं कि वो कुछ इंसेंटिव्स भी देते हैं कि आप उनको अपने यहाँ पे टेक्नीशियन लेबर एम्प्लॉय करके आप उनको ट्रेन भी करें, लेकिन जब जो हम लोग के पास से फीडबैक आता है कि एमएसएमई इंडस्ट्री वाले उन डिपार्टमेंट से संपर्क करते हैं कि भाई हमें 8 लेबर चाहिए या हमें 9 लेबर चाहिए या हमें 10 चाहिए, तो वो प्रोवाइड कर नहीं पा रहे हैं। वो क्या रीज़न है, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन स्किल लेबर की समस्या जो कि तो बनी हुई है और वो आज के दिन सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, वो स्किल लेबर का ही है, मैं समझता हूँ इंडस्ट्री के लिए। दूसरी बात यह है कि जो मैंने बोला, गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है टुवर्ड्स एमएसएमई, लेकिन टोटल ओवरऑल मान लीजिए उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की बात चलती है तो अगर ये कहते हैं कि साहब हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को करते हैं, तो उनके दिमाग में रहता है कि हम इसको इन्वेस्टमेंट को कैसे लेके आएँ। जब एमएसएमई इंडस्ट्री वाला जो है जाता है गवर्नमेंट के पास में, तो वो उसको थोड़ा
मतलब उसको हेट सब तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा वो लो स्केल में सोचते हैं कि अरे इनसे हम कितना बात करेंगे तो ये कितना इन्वेस्टमेंट दे देंगे हमको, क्या कर देंगे, ये तो 10-20 करोड़ वाले हैं। वो उनको चाहिए होता है 200 करोड़ 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट वाला, जिनको कि ज़्यादा वो ध्यान देते हैं उस पर। तो इस पर थोड़ा सा सरकार का इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन इंटेंशन के साथ पे इस पर थोड़ी सी जो ब्यूरोक्रेसी बाकी है उनको भी अपनी सोच को ठीक करने की ज़रूरत है। सर इंपोर्ट रिलेटेड भी कोई ड्यूटी रिलेटेड कोई इशू होता है? इश्यूज आते हैं, इम्पोर्ट रिलेटेड इश्यूज कुछ इस टाइप के हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं अगर वन टाइम करना है आपने, क्योंकि आज की डेट में जो उस पर जीएसटी लगता है उसका क्रेडिट नहीं मिल पाता जीएसटी का। अब ऐसे में अगर हम ड्यूटी फ्री करके लाएं तो वो 2-3 महीने का काम है। अब 2-3 महीने वेयर हाउस में रखना मशीन को या किसी इक्विपमेंट को, प्रोजेक्ट को डिले करना, ये संभव नहीं है। ये तो बिल्कुल ऑटोमेटिक होना चाहिए सिस्टम से। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो